नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल में। और आज फिर से बात करेंगे जो क्लिप्स रह गए थे पार्लियामेंट सेशन के। उसमें 2-3 क्लिप्स तो ऐसे थे जो बहुत ज़रूरी थे। तो उस पे ही बात करेंगे। और आज फिर से सेशन रिज़्यूम ही होगा, मतलब कंटिन्यूटी रहेगी उसमें, कंटिन्यू होगा। तो और भी क्वेश्चंस एंड आंसर्स शायद प्रधानमंत्री भी बोले। तो कल तो बहुत सारे सोशल मीडिया पे मतलब बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि विपक्ष ने बहुत अच्छी बात की। जब पूरी वीडियो देखी गई, क्या होता है कि विपक्ष को पहले टाइम मिलता है, विपक्ष अपना प्रश्न रखता है, फिर जो सत्ताधारी पक्ष है वो उसका जवाब देती है। तो जब तक के विपक्ष प्रश्न रख रहा था तब तक के तो बहुत सही था। वो बहुत चिल्लाए चीखे, ये किए वो किए, कि बहुत अच्छा काम किया, ऐसा किया वैसा किया। लेकिन फिर जब सत्ताधारी पक्ष का टाइम आया तो उन्होंने लगभग धागा खोलना शुरू ही कर दिया इनका। और फिर कहीं नहीं रुके, लोग भागते हुए भी नज़र आए बहुत सारे। इसमें ये सारी चीज़ें तो चलती रहेगी, आज भी चलेगी ये, और ये कंटिन्यू रहेगा कि इसमें क्या चाहिए, नहीं चाहिए, क्या बोलना है, नहीं बोलना है, क्या पूछना है, नहीं पूछना है, सत्ता विपक्ष दोनों लगे रहेंगे, ठीक है? जो मेन इम्पोर्टेंट मुद्दा है ना, वो ये नहीं है, वो है कुछ पार्ट जो मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। आई थिंक ये चीज़ें थोड़ी-सी तो कहीं पे रुक गई, या इस पे डिस्कशन उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। तो सबसे पहले मैं एक ओवैसी की बात करता हूँ, ओवैसी साहब की बात करता हूँ। ओवैसी जो है एआईएमआईएम के अध्यक्ष, सुप्रीम, जो भी आप कहना चाहते हो वो है। तो 1 सेकंड बस। हाँ, तो ओवैसी साहब ने कुछ-कुछ चीज़ें कही है और वो देखते हैं हम। ओके। सैंक्शन जो स्क्वाड्रन है 42 है, 60 साल के बाद सिर्फ 29 काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के पास 25 है, चीन के पास 50 से ज्यादा है। 6-11 साल से आप सरकार में है, सबमरीन नहीं है, थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर कहां पर है आप बताइए। और मैडम, एफएटीएफ में लाना पड़ेगा आपको। अगर आप विश्व गुरु हैं तो हम आपको चैलेंज कर रहे हैं, आप G7 के कंट्रीज को, जीसीसी को और चचा सैम को राजी कराइए कि पाकिस्तान को, मैडम खत्म कर रहा हूं, एफएटीएफ में दोबारा लाया जाए। चचा सैम को राजी कराइए। तो ओवैसी मतलब फुल फायर मोड में थे और क्वेश्चन अच्छे-अच्छे कर रहे हैं। जो ये कह रहे हैं कि चाइना के पास 60 के ऊपर है, 65-68 के आसपास है चाइना के पास। जो पाकिस्तान है वो हमसे 4 स्क्वाड्रन बस पीछे है। और हमें अभी और स्क्वाड्रन, मतलब जो इन्होंने नंबर दिया वो सही नंबर है, ये डिमांड किया गया है। थर्ड जो अपना एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो चाहिए। तो इन सारे मुद्दों पे जब एक युद्ध जैसा ये युद्ध होता है या युद्ध जैसी सिचुएशन होती है, तो देश के विपक्ष को इन सारे मुद्दों पे पॉइंट्स रखने चाहिए कि भाई, अगर तुमने फाइट किया, वॉर किया, तो कितने लोग मरे दुश्मनों के, कितने चीजें नुकसान हुई दुश्मनों के, ये बताओ। यहाँ थोड़ा-सा अलग है। ओवैसी की पॉइंट इसलिए अच्छी है ना क्योंकि ये हम इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं अभी, ठीक है? ओवैसी देश का नागरिक है। जो अपना एक डेलीगेशन गया था फॉरेन में, ऑपरेशन सिंदूर के बाद, उसमें ओवैसी अपने भी एक डेलीगेशन लेके गए थे, ओवैसी को भी भेजा गया था। इस पे भी बात करेंगे आगे। सुप्रिया सुले ने बहुत अच्छी बात कही थी इस पे। तो ये अगर इतनी ज़िम्मेदारी इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, तो ये अब, और इनका काम है यार सवाल पूछना। इन्होंने कोई गलत सवाल नहीं पूछा है और ये पूछी जानी चाहिए। तीसरा, अपना जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो कहाँ है? हमारे स्क्वाड्रन्स जितने चाहिए उतने मिसिंग क्यों हैं? उतने क्यों नहीं है? हम पाकिस्तान से बस 4 आगे हैं। डिपेंड्स, ठीक है, हम 4 आगे हैं, हम जीत जाएँगे, सारी लड़ाइयाँ उनसे जीत जाएँगे। मैं नहीं कह रहा कि हम कहीं भी उनसे प्रॉब्लम होगा, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा थ्रेट पाकिस्तान नहीं है यार, पाकिस्तान कुछ भी नहीं है हमारे लिए। पाकिस्तान मतलब 28-29 मिनट में हमने चीखें निकलवा दी पाकिस्तान की। एक मिसाइल तक अटैक नहीं कर पाए, मतलब वो पार नहीं कर पाए हमारे बॉर्डर को। तो पाकिस्तान इज़ नॉट अ थ्रेट फॉर अस। मेन जो थ्रेट है वो तो भाई उसके पास तो 65 है, तुमसे 40 के आसपास आगे है वो, ठीक है? तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है।
सरकार से पूछनी चाहिए कि जब हमारे एयर चीफ जो हैं वो जब क्वेश्चन ऐसे करते हैं, जिस समय ये अपना बैंगलोर में एयर शो चल रहा था, तब उन्होंने कहा था कि भाई हमें डिलीवरी नहीं मिल रही टाइम से, हमें चीज़ें नहीं जितने हमें रिक्वायरमेंट है उतनी नहीं मिल रही। तो जब आप इक्विपमेंट्स नहीं दोगे तो फिर से कांग्रेस वाला टाइम आ जाएगा ना, कि सेना लड़ने जा रही है, उनके पास इक्विपमेंट्स नहीं है, वो जुगाड़ लगा रही है बॉर्डर पे लड़ते समय। ये मत करो, इन्हें मतलब इसके ऊपर बात होनी चाहिए। हमारा इंजन डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है? इंजन डेवलपमेंट में हमें क्या चाहिए? अगर हम आज स्टार्ट करेंगे तो 10 साल 12 साल लगेगा उसको डेवलप करने में। फिर उसकी टेस्टिंग होगी, उसके ऊपर जेट बनेंगे, चीज़ें चलेगी, वो बनाने में फिर से आपको 5 साल 4 साल चाहिए, क्योंकि जेट एक दिन में बनता नहीं है, राइट? हम टाइम लगा हमें, जब हम राफेल इंपोर्ट किया हमने फ्रांस से, तो अब हमें टाइम लगा इंपोर्ट करने में, क्योंकि वो बना के दे रहे थे। अपाचे अभी अभी आया 3, अभी और बाकी है। तो मरीन अभी रफाल की बाकी है, तो बनने में टाइम लगता है। अगर आप आज स्टार्ट करोगे तो 15 साल कहीं नहीं गए, 15 साल बाद ही अपना कुछ बन पाएगा, राइट? तो ये क्वेश्चन बहुत सही इन्होंने उठाया है, और जिस तरीके की चीजें इन्होंने रखी है हाउस के सामने, वो बहुत सही था। एक और इनका है, ये मुद्दा पूरे देश में इतना जोर से गरमाया हुआ है अभी, विपक्ष इसको एक पॉइंट में भी नहीं उठाया। मतलब ओवैसी जी विपक्ष में ही आएंगे, बट एक जिम्मेदार विपक्ष जो है, जो लीड कर रहा है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, जो भी जिसको भी टाइम मिला गया ऑपोजिशन के साइड से बोलने के लिए, उन लोगों को कोई एक तो उठाओगे ना, मतलब एक तो सवाल करोगे ना कि हाँ, क्या हमें क्या करना है, नहीं करना है, जो सरकार फैसले ले रही है उसमें सही क्या है, गलत क्या है। अब जैसे ये पहले वीडियो देख लेते हैं, फिर बात करते हैं इसके ऊपर। सवाल आपके जरिए से वजीर आजम और हुकूमत से ये है, फिर जिन इंसानों को बैसारा की वादी में मारा गया था, क्या आपका जमीर इस बात की इजाजत देता है कि आप ट्रेड बंद कर दिए, पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट हमारे एयर स्पेस में नहीं आ सकता, उनकी कश्ती हमारे पानी में नहीं आ सकती, ट्रेड खत्म हो चुका है, डायरेक्ट इनडायरेक्टेड, आपका जमीर जिंदा क्यों नहीं है? किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे जब हम पानी नहीं दे रहे हैं? 80% पानी पाकिस्तान का हम रोक रहे हैं, ये कहकर के पानी और खून नहीं बहेगा, आप क्रिकेट मैच खेलेंगे? मैडम, मेरा जमीर तो गवारा नहीं करता कि मैं उस मैच को देखूंगा। क्या इस हुकूमत में इतनी हिम्मत है कि उन 25 मरने वालों को फोन करके कहे कि देखो हमने ऑपरेशन सिंदूर में बदला ले लिया, अब तुम पाकिस्तान का मैच देखो? बड़ी अफसोस की बात है मैडम। मैडम, अकाउंटेबिलिटी किस पर है? पहलगाम किसने? ये जो पॉइंट था, ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक बीसीसीआई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, मान लिया, ओके। एआईसीसी जो भी मैच करानी है, जो भी टूर्नामेंट खिलाना है, एआईसीसी के अंडर आता है, मान लेते हैं। पहले से ये ऑलरेडी फिक्स था, डेट वगैरह सब कुछ, मान लेते हैं, चलो। कितना पहले से फिक्स था? एयर स्ट्राइक, पुलवामा, ये सारे क्या मतलब मजाक चल रहे थे क्या? म्यूजिक रोक दिया, मूवीज रोक दी, क्रिकेट क्या है भाई? क्यों क्रिकेट इतना ज्यादा ये हो गया कि नहीं नहीं, लोग मर रहे हैं, देश के मरने दो, सेना बॉर्डर पे जाके लड़ रही है, लड़ने दो, हमें क्या है, बाकी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। पाकिस्तान यूट्यूब चैनल और ट्विटर अकाउंट खुल जा रहे हैं इनसे, बाद में टेक्निकल ग्लिच के आके बोलते हैं। ये सरकार से सवाल पूछना चाहिए, और बहुत अच्छा सवाल कर रही है कि भाई कैसे तुम क्रिकेट कैसे खेल रहे हो? मान लेते तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है वो संस्थान जो क्रिकेट कराएगी, ये वाली जो टूर्नामेंट कराएगी, सबसे ज्यादा पैसे तो तुम ही देते हो। बीसीसीआई सरकार से बड़ी होगी क्या? उसको पैसे कौन दे रहा है? आईसीसी को? बीसीसीआई। बीसीसीआई सरकार से बड़ी हो गई? क्यों हो रहा है ये बार बार हर चीज? और ये देखो, इसका भी एक मैं बताता हूं, आपको चाइनीज सामान तब तक बेचा जा रहा था जब तक आप चाइनीज सामान खरीद रहे थे, राइट? जिस दिन आपने बंद कर दिया कि मैं चाइनीज सामान नहीं लूंगा, आपको कोई बेच नहीं पाया ना। इसको अगर रोकना है ना, तो इसे आम जनता को ऐसा करना पड़ेगा। इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट क्यों होती है? सबसे पहले सबसे ज्यादा टीआरपी आता है, सबसे ज्यादा लोग बैठ के देखते हैं, एड्स ज्यादा आएंगे, सारी चीजें चलेगी, राइट्स है वो सब कुछ चलेगा। ये ज्यादातर जो जो ग्रुपिंग की गई थी उस मैच के लिए, उसमें एशिया कप के लिए, उसमें आप देखो कैसे ग्रुप किया गया है, 8 टीमें हैं, कैसे ग्रुप किया गया है, लास्ट में कौन खेलेगा, ये किया गया है, पूरा पैटर्न है बनाया हुआ कि इंडिया पाकिस्तान तो मैच खेले ही खेले 2-3 बार।
इससे क्या हो जाएगा, इंडिया के लोग मैच देखेंगे, इंडिया के लोग तादाद में ज्यादा हैं, अच्छा अच्छा रेवेन्यू आएगा, ऐड आएगा, राइट भाई। लेकिन खून पे थोड़ी खिलेगा। हमें आपको ये देखना पड़ेगा। और इसको देख भाई, मैं तो क्रिकेट देखता नहीं हूँ, मेरे तो ऐसे ही बेकार है क्रिकेट, सिनेमा नहीं, बॉलीवुड तो खासकर, जब तक ये कुछ अलग ना आ रहा हो मैं नहीं देखता, क्रिकेट नहीं देखता। मेरे पास इतना टाइम है भी नहीं, और मैं वैसे भी जब नहीं था, जब टाइम हुआ भी करता था तब भी मैं नहीं देखता था। ये जो चीज है, इस पे बहुत अच्छे पॉइंट रखा है इन्होंने कि भाई कैसे गवारा करोगे, उन्हें फोन वाला थोड़ा सा ज्यादा हो गया था, बट एनीवे इनका कहने का जो तात्पर्य था दैट इज परफेक्टली राइट। वैसी साहब जिस तरीके से चीजों को हैंडल बोला है ना कल, ही डिजर्व्स ए मेडल ब्रो। तो फिर अभी देखो, बलूचिस्तान में जो भी चीज़ चल रही है, और जब चाइना हम गए थे तो वहाँ भी एससीओ की मीटिंग में बलूचिस्तान में जो चीज़ चल रही है उसको इंडिया के ऊपर डालने की कोशिश की गई थी पाकिस्तान के द्वारा। हमने जो अपना काम था हमने किया, हमने कोई ये नहीं किया। उन्होंने पालगम का ये कंडेम भी नहीं किया था मैसेज, फिर बाद में जो भी करवाया गया, मतलब फोर्सफुली डलवाया गया कि नहीं भाई इसको तो तुमको करना ही होगा। ये सारी चीज़ें चल रही है। इसके बीच में एक बहुत अच्छा जो चाहिए था हमारे साइड से, क्योंकि अब जब जियो पॉलिटिक्स देखते हो ना, तो पाकिस्तान को अब कैसे हराना चाहते हो? पाकिस्तान क्या सारे लोगों को मार देना है? नहीं, ये इनह्यूमन होगा किसी की भी नज़र में, पूरे वर्ल्ड की नज़र में, कि भाई इतने लोगों को मार दिया, नहीं कर सकते हैं। तो कर क्या सकते हैं? पाकिस्तान को तोड़ सकते हैं यार, जैसे बांग्लादेश तोड़ा गया था। तोड़ो, अलग करो, इसको अलग अलग टुकड़ों में बांटो, अलग अलग देश बना दो छोटे छोटे। जितने ये सनकी लोग हैं जिनके दिमाग में है कि नहीं भाई जिहाद ये वो, उनको अलग कैट बना दो, ठीक है। अभी क्या है कि सब में घुल मिल के ना वो कहीं से भी कुछ भी करते हैं, अब उनको अलग रख दो। और बाकी जो आराम से जीने वाले लोग हैं जो कह रहे हैं नहीं हमको कोई दिक्कत नहीं है, तुम जियो हम जिए, अलग अलग जीते हैं, अपना 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 काम करते हैं, उनके लिए अलग अलग देश कर दो। ये जब जैसे ही टुकड़ा होगा तो हमें पता रहेगा कहाँ से एक सोर्स आ रहा है। अगर छोटा हो जाएगा तो और पता रहेगा, उसको हैंडल करना और आसान हो जाएगा। आसपास के देशों से घिरा रहेगा तो और आसान हो जाएगा। सबसे आपकी दोस्ती होगी ही, करो, नहीं होगी तो ये होगी। पड़ोसी देश जो होते हैं ना, जब एक बड़ी कंट्री होती है तो उसके आस पड़ोस वाले जितने देश होते हैं ना उसके आसपास मतलब अच्छा रहता है। और इंडिया जिस तरह का देश है, हमारा देश है, ये तो म्यांमार, भूटान, तिब्बत, बांग्लादेश, श्रीलंका, इवन पाकिस्तान, तुर्की, हर किसी को मदद करता है यार। तो हम हर किसी को मदद करते हैं। अभी इंडोनेशिया तो ठीक ठाक अच्छा बड़ा देश है, लेकिन फिर भी आस पड़ोस में तो ये मॉरिशस तक हम पहुंच गए हैं नीचे। मालदीव वगैरह तो छोड़ ही दो, उधर तो मतलब कर ही रहे जो हमें करना है। जब भी उनको जरूरत पड़ती है बसरते वो हमें गाली देते हैं। हमें अभी जो वहाँ का जो चुन के आया ये नेता मुइजू जो नाम है उसका, वो इंडिया आउट के बैनर के साथ आया था, अभी भी हम उसका हेल्प कर रहे हैं ना। तो वैसे ही बलूचिस्तान के लोगों के लिए आज एक चीज कही गई जो ये मुझे लगता है कि एक सही चीज। पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर पाकिस्तान के हर प्रांत को आजाद देश बना देना चाहिए, जैसे हमने बांग्लादेश बनाया था, जिसकी शुरुआत पाकिस्तान से आजादी की लड़ाई लड़ रहे बलूच लोगों को उनकी आजादी में खुला सहयोग देकर बांग्लादेश की तरह बलूचिस्तान को भी आजाद कराकर एक बलूचिस्तान देश बनाकर की जानी चाहिए। पाकिस्तान को ऐसे ही सबक मिलेगा। साथ ही हमें याद रखना चाहिए कि इस युद्ध में कौन कौन देश हमारे साथ। ये फुल लेंथ भाषण है इनका। तो उसमें कह रहे हैं कि हाँ भाई हमें मतलब वही बात है कि कैसे अलग करोगे, तो तोड़ दो देश को, दो देश टूट जाएगा अपने आप, समझ में आ जाएगा। बलूचिस्तान के लोग ऑलरेडी कह रहे हैं कि भाई हमारे सारे मिनरल से उठा के बेच देते हैं, हमारे लोगों को मारते हैं, हमारे सारे जितने भी रिसोर्सेस है सारे यूज करते हैं, बेचते हैं, हथियार लिया है इन्होंने, बिजली बनती है हमारे यहाँ तक पहुंचती नहीं है, पानी हमारे तक आने नहीं देते हैं, ऊपर ही सारा पता नहीं क्या करते हैं। तो हमें अलग कर दो यार, ऐसे नहीं जीना हमें, हमारे पास सब कुछ है। और ये सच में ऐसा करते हैं पाकिस्तानी, कुछ भी टेस्ट करना है बलूचिस्तान पहुंच जाते हैं, कुछ भी करना हो, वहाँ के लोग अगवा हो रहे हैं, गायब हो गए, गायब मतलब किडनैपिंग तो फिर भी ठीक है, किडनैपिंग के बाद में मिल गए, गायब ही हो गए, मतलब खत्म, गायब धरती से। तो ये सारी चीजों से परेशान होकर बलौच लोगों ने कहा कि भाई हमें अलग अलग देश दे दो। और अच्छी बात यह है कि भारत के संसद से एक और पुश दिया गया उन्हें, ताकि उन्हें पता रहे कि भाई
ये एक प्रॉब्लम है, और जब भारत उठाता है ऐसी प्रॉब्लम तो दुनिया सुनती है, राइट? एक प्रॉब्लम है बलोच लोगों के साथ, ये बड़े एक अच्छा अमाउंट है पॉपुलेशन का, उसके साथ ऐसा जमीन के अकॉर्डिंग कम है, बट ऐसे तो पॉपुलेशन का ज्यादा बड़ा अमाउंट है ना। तो जब इन इतनी बड़ी पॉपुलेशन पे कोई कुछ कर रहा है, पाकिस्तान कर रहा है, टेररिज्म फैला रहा है, तो इनके ऊपर कोई क्यों नहीं ध्यान देता? तो ये इंडियन पार्लियामेंट से अगर ऐसी बातें उठती है तो ये एक अच्छी चीज है, क्योंकि उनके ऊपर उन्हें एक सपोर्ट चाहिए था, एक पॉइंट चाहिए था, ताकि हम भी उनके लिए कुछ कर सके, और हम कोशिश कर रहे हैं इन पॉइंट्स को उठा के इंटरनेशनल मीडिया, यूएन, इन सब जगहों पे ले जाके, और इसके साथ साथ काम स्टार्ट करना चाहिए। तो ये भी एक अच्छा चीज हुआ कल की उमेश भाई पटेल ने बताया, ये इंडिपेंडेंट है, दमन दीव से चुन के आते हैं ये, तो इन्होंने इसके बारे में बात करी। कल जो ऑपरेशन महादेव हुआ था उसमें अगर आपको याद हो, मैं एक याद दिलाता हूँ, कराने की कोशिश करता हूँ। जब पहलगाम हुआ था तो एक सैयद आदिल करके एक और लोकल कश्मीरी भी उस मतलब उसमें जान चली गई थी उनकी। तो उस लोकल कश्मीरी की भी जान गई थी, जो उस समय एज ए टूरिस्ट गाइड या जो भी काम करने गए थे और बचाने की कोशिश करने गए थे टूरिस्ट को, तो उनकी भी जान चली गई थी। जब कल ऑपरेशन महादेव हुआ और उन सुअर के बच्चों को मारा गया, ठीक है, तीनों को निपटा दिया गया अपने स्पेशल फोर्सेस के द्वारा ऑपरेशन महादेव में। उसके बाद ये उनके भाई है आदिल के, इनको सुन लेते हैं, उसके बाद देख। हुसैन शाह है। मैं शहीद सईद आदिल हुसैन शाह का छोटा भाई हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारी सरकार का, और शुक्रगुजार हूँ मैं हमारी सेना का, जिन्होंने आज ये बहुत ही बड़ा काम को अंजाम दिया, जिन्होंने आज 3 मिलिटेंटों को जो है मार गिराया, जिन्होंने बैसरन वैली में निहत्ते मासूम लोगों का कत्ल किया था। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारी सरकार का भी, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारी सेना का भी। उन्होंने ये एक बहुत अच्छा जो है कदम उठाया। उन्होंने तो भाई इस बंदे ने अपना भाई खोया है, और जिस तरीके की इनको मतलब एक एक्सपेक्टेशन सेट होती है ना कि अब सरकार कुछ करेगी, ठीक है, तो सरकार ने किया, और जो इसके जिम्मेदार थे उनको निपटा दिया। कल की वीडियो में हमने कवर किया था, निपटा दिया तीनों को। उसमें से एक तो मास्टरमाइंड था, और वो आज से नहीं, वो पहले भी रहा है, पुलवामा के टाइम भी वो एक्टिव था। ये सारी जो चीजें हुई थी उसमें वो पुराना बंदा है जिसको कल निपटाया है, हेडशॉट मारा है उसको। तो इस भाई का इनके भाई जो भी शहीद हुए उनके लिए आज कम से कम कुछ नहीं तो यार एक कहीं दिमाग में रहता था कि ठीक है यार, अगर कुछ मेरा नुकसान हुआ तो उसका बदला तो लिया कम से कम। बदला तो ले ही रहे। सरकार उसमें अगर साथ देती है तो अच्छा लगता है यार। एक आम जनता अपने एंड पे क्या करेगा? वो जो बंदा पाकिस्तानी आतंकवादी जो था, वो पाकिस्तान का कमांडो था, ठीक है, वो कोई नॉर्मल आदमी नहीं है, वो ट्रेंड किलर है वो। तो वो है, और उसको मारना आम इंसान के बस की बात नहीं है। उसके लिए फिर ऐसे ही चाहिए स्पेशल फोर्सेस और हमारे ऐसे लोग जो उनको पहुंचा के ठोकते हैं। तो इनका नाम सैयद नौसाद था। ये सैयद आदिल के भाई हैं, जो पहलगाम के टाइम पे जिनकी जान चली गई थी। तो ये भी एक अच्छा है। फिर बात करेंगे आज सुप्रिया सुले की। ये भी महाराष्ट्र से आती हैं, और इन्होंने अगर देखा जाए आपको तो ये भी एक डेलीगेशन के साथ गई थी फॉरेन ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में। आप सुन लो पहले, फिर मैं बात करूंगा कि ये पहले देख लेते हैं। We may have political differences, like Sunil Tadkare ji said. He's absolutely right about this. That जब देश का सवाल आता है तो देश पहला, उसके बाद राज्य, उसके बाद पार्टी, उसके बाद फैमिली। पहले देश आता है। और जब कनिमोळी जी यहाँ है, मैं यहाँ हूँ, जब हमें किरण रिजिजू का फोन आया था, किरण जी ने मुझे सिर्फ फोन पे कहा, सुप्रिया तुमको देश के लिए 10 दिन देने पड़ेंगे। देश के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? देश के लिए 10 दिन क्या बोल रहे हो किरण जी आप? ये माननीय प्रधानमंत्री जी का बड़ापन था कि हम सारे ऑपोजिशंस को उन्होंने लीड करने के जो विश्वास दिखाया है, यही एक सशक्त लोकतंत्र है।
ये थे ये सुप्रिया जी हैं, और इसमें जो भी चीज़ें कही गई हैं वो हुआ भी ऐसे ही है कि अलग अलग ऑपोजिशन के अलग अलग नेताओं को के साथ एक टीम बनाई गई और फिर उनको अलग अलग देशों में डेलीगेशन के लिए एज अ डेलीगेशन भेजा गया, ताकि ये बात कर सके कि पहलगाम अटैक क्या है और हम इसमें क्या देख रहे हैं, हमारा कितना नुकसान हुआ है और ये टेररिज्म कहाँ तक बढ़ेगा, हर किसी को समझाना जरूरी था। तो जब अभी ओवैसी साहब कह रहे थे कि एफएटीएफ में डालो पाकिस्तान को, ऐसे नहीं होगा कि इंडिया गया और बोला कि भाई एफएटीएफ में डाल दो और हो गया, ऐसे नहीं होता। इसके लिए पूरा एक प्रोसेस होता है जिसमें अलग अलग देशों की जरूरत पड़ेगी, और जब ज़्यादा वॉइसेस होंगे तो लोग सुनते भी जल्दी हैं। तो इसलिए एक अपना नैरेटिव जो बनाना था बाकी देशों के साथ, वो हमने करा था डेलीगेशन भेज के। उसमें ये सुप्रिया जी भी थी और इन्होंने भी अच्छा काम करा है, ये भी वहाँ जाके आज भी ये जो बोल रही हैं वो देखो, यही यही पार्ट है सरकार की कि जब जरूरत पड़ेगी देश को तो पार्टी घर पे रख दो और उसके बाद सारे लोग अपना अपना काम करो, राइट। जो गौरव गोगोई और राहुल गांधी जैसे लोग हैं ना, जो फाइटर जोड़ के कह रहे दूर से क्यों मारा, पास जाके क्यों नहीं मारा, ये तर्कहीन बातें हैं कि तुम्हें कितने रफाल गिरे हैं, इसकी बात करेंगे हम। रफाल गिरे हैं, थोड़ा जल्दी निपटाते हैं। अब इन भाई साहब को देख लो आप, उसके बाद आगे चलते हैं। पहले इनका कल का भाषण तो आपने देखा ही होगा, मैकडोनल्ड वाला, पहले सुन लो, उसके बाद मैं बताता हूँ। और मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, आपको भी रास्ता चुनना होगा, या तो आंख दिखाओ या हाथ मिलाओ, या तो बातचीत करके अमेरिका से संबंध सुधारो और डोनाल्ड को चुप कराओ, डोनाल्ड का मुंह बंद कराओ, नहीं तो हिंदुस्तान में मैकडोनल्ड को बंद कराओ। अमेरिका को अधिकार नहीं है दोनों घोड़ों पे सवार होकर चलने का अधिकार। ये भाई बोलते बोलते ही इसका तो फंबल हो गया था, तो खैर ठीक है। और ये काफी चर्चित नेता हैं आईएनसी के, वैसे दीपेंद्र सिंह हुड्डा, इनको मैकडोनल्ड से पता नहीं क्या ऑब्सेशन है। ये तो कल की मैंने दिखा दी क्लिप, आपको दिखाता हूँ एक बार और कल मुझे थोड़ा सा पता नहीं, शायद आज उनको जवाब मिले, कल मुझे कमी खली थोड़ा सा सदन में, क्या खली वो देख लो आप। मैकडोनल्ड की स्टेटमेंट आई, मैं कहना चाहता हूं मैकडोनल्ड वालों घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि गुजरात में जो आपका मान सम्मान नहीं हो रहा, आप हरियाणा में आ जाए, अंबाला आ जाए, अंबाला का किसान, आप 6 इंच और 12 इंच के आलू की बात करते हैं, आपको हम 24 इंच का आलू आपको पैदा करके दे देंगे, आप यहाँ पे आ जाओ। बहुत मोहर स्नेह से उनका भाषण सुनना चाह रही थी। वो इतने उत्तेजित हो गए कि 2 फुट का आलू उगा गए। उन्होंने मैकडोनल्ड को दावत दे डाली कि हम 24 इंच का आलू यानी 2 फुट का आलू उगा के देंगे। तो कल सुषमा स्वराज जी का बहुत कमी खला, जो मैकडोनल्ड और डोनाल्ड कर रहा था ना, ये कल फिर से अगर होती तो इसको रेल दिया जाता कि बेटा बैठ जाओ, बहुत कुछ सीखना है बेटा। तो खैर, अब आते हैं कुछ और फेमस नेताओं पे। फेमस तो नहीं है बट नेता तो है भाई, और नेता फेमस ही होता है। आओ सुनो। International intelligence leaks and even our own defense attaches seminar notes reveal the truth. We lost 3 Rafales, 1 Sukhoi 30 MKI and 1 MiG-29. All were shot down in our own territory. When government denials are contradicted by foreign media and allied nations, we do not appear strong. We appear dishonest. This erodes credibility and gives space to hostile disinformation, both abroad and within. So let us, I would propose that a defense transparency charter mandating truthful public briefings within 48 hours of battlefield developments. सर का कहना है कि हमारे रफाल गिरे, और भी सुखोई 30, 3 रफाल, 1 सुखोई SU-30, वो भी MKI वर्जन, ठीक है, 1 MiG-29, ये सारे गिर गए हमारे, और ये अपने टेरिटरी में गिरे हैं। इन लोगों को बताओ यार पहले, मतलब इनको कौन लिख के देता है मुझे नहीं पता, लेकिन इनको कुछ भी नहीं पता होता है कि क्या चल रहा है, कैसे लड़ाई होती है, क्या स्क्वाड्रन होता है, कौन सा फाइटर जेट कब उड़ेगा, क्यों अभी उड़ेगा, किसको रोकना चाहिए, कुछ भी आइडिया नहीं है। कौन उड़ा था नहीं उड़ा था ये भी आइडिया नहीं है इनको। रफाल उड़ाया गया था नहीं उड़ाया गया था, अच्छा हुआ किसी ने मेटेओर नहीं बोला है अभी तक, या बोल भी दिया हो कि मेटेओर मिसाइल मारा गया हो रफाल के साथ, अभी तक छोड़ो यार, अभी तक लगा तक नहीं है वो।
ये हाल है। मतलब ये ऑपरेशंस के डिटेल इनको कोई लेना देना नहीं है, ऑपरेशन के डिटेल से क्या हुआ था नहीं हुआ था, हमने हमारा क्या अप्रोच था, हम किस तरफ से घेराव कर रहे थे, किस तरफ से अटैक कर रहे थे, कुछ नहीं। सिर्फ आए 3 राफेल, अबे गिर गया गिर गया। यही तो होता है कि लेते क्यों हैं हम, गिर गया तो गिर गया। F-35 गिर गया भाई, हूथी मार दिया, शोल्डर मिसाइल से मार दिया उसने। F-35 मतलब अमेरिका भी सबसे ज्यादा बेचने के चक्कर में वही है जो हमारे यहाँ केरला में पड़ा हुआ था, अभी गया है वो उड़ के। F-35 गिरा है, कौन सा नहीं गिरा है। रसिया यूक्रेन में कितने जहाज गिरे। फिर इसमें हूथी वाला जो उधर मरीन टाइम, मतलब वो पूरा समुद्र वाला एरिया में जो लड़ाई हो रहा है यूएस नेवी और हूथीज के बीच में, उसमें तो उन्होंने पानी पिला रखा है उनके अच्छे अच्छे फाइटर जेट्स को। फाइटर जेट्स हमारा काम आसान करते हैं, गिरा नुकसान हुआ फाइटर जेट का हुआ, होने दो। इसमें ढोल बजाने वाली बात नहीं है, हर देश में होता है। अबे भाई हमने अमेरिका का सिस्टम उड़ा दिया यार पाकिस्तान में, F-16, साब 2000, अवैक्स, एयर डिफेंस सिस्टम सारे तोड़ ताड़ के रख दिए हमने। अमेरिका नहीं चिल्ला रहा है। बात ये नहीं है कि ये चिल्ला रहा है, बात ये है कि इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है बात करने को। ऑपरेशन सिंदूर बहुत अच्छा ऑपरेशन, जितना अच्छा किया जा सकता था उतना अच्छा किया गया है, ठीक है। इसके मतलब मैं क्या बताऊं, इस पे रिसर्च शुरू हो गया है, अलग अलग लोग रिसर्च कर रहे हैं कि ऐसा कैसे इंडिया ने ऑपरेशन किया कि भाई इसके सब कुछ परफेक्टली जहां चाहिए था वहीं अटैक किया गया है, जितना अटैक हुआ इसने सारे रोक लिए। ऐसा कैसे कर सकता है इंडिया, मतलब क्या टेक्निक क्या है, इसके बारे में लोग पढ़ना शुरू कर दिए हैं। ये अब एक समझो तो जैसे हमारे स्कूल कॉलेज में सिलेबस होता है ना, वैसे अब बाकी कंट्रीज के आर्मी के बुक्स में एक सिलेबस आ जाएगा ऑपरेशन सिंदूर, ये आ चुका होगा। इन्हें चाहिए 3 रफाल 6, पता नहीं क्या लोग है। ये अकेले नहीं है, ये मतलब ऐसा नहीं कि आपको लगा कि अरे ये ही तो बोला है यार, ऐसा क्या बोल रहे हो। अकेले नहीं है, ऐसे ऐसे की तादाद बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। लड़ाई होती है तो कुछ ना कुछ नुकसान होता है। बहुत चर्चा हुई कि ये नुकसान हो गया वो नुकसान हो गया, लेकिन उस नुकसान के ऊपर हमारी फौज ने जिस तरीके से काम किया, हम मान सकते कोई चूक हुई और फेल गिरने की बात आई, हम नहीं मानते, हमारी फौज भी नहीं मानती, हम नहीं मानते। मेरी गुजारिश है प्रधानमंत्री से कि प्रधानमंत्री साहब डिफेंस मिनिस्टर से राजनाथ सिंह जी से, आप 35 रफेल का परेड कराकर सबको पूरे वर्ल्ड को दिखा दीजिए कि आप भ्रम में डाल रहे हैं देश को। आप डोनाल्ड ट्रंप जो आपके मित्र हैं वो भी कह रहे हैं 5 विमान गिरे, उनको भी दिखा दीजिए कि कोई विमान हमारा नहीं गिरा, 35 के 35 रफेल हमारे पास है। देखो ये सारे आईएनसी वाले मिलेंगे। ये सिंपल शॉर्ट एक बहुत सिंपल लाइन बताता हूं मैं, हो क्या रहा है। तो जिस समय रफाल खरीदा जा रहा था, कांग्रेस के टाइम पे ही बात स्टार्ट हुई थी, कांग्रेस के टाइम पे इसको डिले किया गया। फिर जब इंडियन गवर्नमेंट जब बीजेपी आई तो रफाल की बात शुरू हुई। रफाल थोड़ी कांग्रेस के अकॉर्डिंग रफाल महंगी हो गई क्योंकि बीजेपी इसमें बाकी सारे इक्विपमेंट्स, एक सिर्फ जहाज होता है, बाकी उसके जो भी साजो सामान होते हैं वो सारे होते हैं उसके साथ, तो सारे लगा के थोड़े महंगे रफाल जेट्स खरीदे क्योंकि डिले हो गया था ऑब्वियस है। ये जेट्स खरीदा गया फ्रांस से वापस, ठीक है। इंडिया आया, इसे बहुत विरोध हुआ, कोर्ट तक लोग चले गए, कोर्ट ने गाली देके भगाया कि भाग यहाँ से, ये कोई केस है, सब कुछ तो सही चल रहा है। इन्होंने रटना नहीं छोड़ा आज तक। रफाल ही क्यों, रफाल के अलावा कोई कुछ क्यों नहीं। रफाल का क्यों करें हम प्रदर्शन, क्यों करें, क्यों मार्च कराएं सारे रफाल का, नहीं कराना भाई। किसके कहने पे मांग रहे हो, किसको देखना है रफाल। चल हमारे पास 35 थे, हमारे पास 40 थे, हमारे पास 200 थे, हमारे पास मान लो मैं 10 बचा है, क्या कर लोगे। 10 अगर रफाल बचा है कर क्या लोगे। वो भी वही गवर्नमेंट करनी है, वही सेना को करनी है, जो भी करना है। तुम किसको दिखाना चाहते हो परेड करा के, किसको काउंट करना कि अच्छा 35 चले गए क्या, 3500 चले गए क्या, किसको काउंट करवाना चाहते हो। इस चीज पे तो मुझे लगता है जांच होनी चाहिए कि कौन ऐसा इंसान है, कौन ऐसा पीछे से बैठ के इनको घुमा रहा है, जिसको ये सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। डे 1 से इनको इंफॉर्मेशन चाहिए कि कितने रफाल गिरे हैं।
मुझे नहीं पता यार कि चाइना एंगल है कि नहीं, लेकिन सोचने वाली बात तो है भाई कि ये सारे लोग ऐसे आके परेड तक कराने को तैयार हैं। क्यों करा दे भाई परेड? हम ऐसा देश हैं जो अपने सारे हथियार नहीं निकालते सामने, हैं? जब तक जरूरत नहीं होती है। पूरा वर्ल्ड सरप्राइज क्यों था? अभी मोदी के रिजिम में भाई, मोदी के ऑफिस से एक चिट्टा तक नहीं निकलता यार। वीपी धनखड़ साहब ने रिजाइन दे दिया, आज तक किसी को पता नहीं क्यों दे दिया। लोग अनुमान लगा रहे कि ऐसा हुआ होगा, वो हुआ होगा, अरे इन्होंने ये डिमांड कर दिया था, हमारा सूट बड़ा होना चाहिए, होटल वाला कमरा बड़ा होना चाहिए, फ्लाइट बड़ी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, प्रोटोकॉल ऐसा वैसा, ये इसके लिए लोग कह रहे हैं कि ये निकाल दिया उनको। लगता है मोदी ऐसा करेगा? मोदी भाई ये सब नहीं, कोई लेना देना नहीं है, कुछ तो हुआ होगा ना, उसका कोई आज तक इंफॉर्मेशन नहीं है किसी के पास, नीचे के नेताओं के पास नहीं है, बीजेपी के पत्रकार ये सब तो छोड़ो। इनको चाहिए कि जो भी चीजें बनी हुई है उसको बता दें, हैं? चाइना का फटा पड़ा रहता है कि ये अपने हथियारों का कम रेंज बताते हैं हमेशा। हथियार इनके ज्यादा हैं और ये कम रेंज बताते हैं। हम करते भी ऐसा है क्योंकि हमें नहीं चाहिए यार कि और 4 देश से फालतू पंगा ले। जैसे ही हम अपना रेंज बढ़ाएंगे वेस्ट कंट्री के उसके रडार में आ जाएगा, तो वेस्ट कंट्री फालतू का पैनिक करेगी कि भाई ये क्यों इतना बड़ा बनाया, तुम्हें क्या जरूरत है बताओ। तो हमने ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जब तक के ऑपरेशन सिंदूर नहीं हुआ था हमें नहीं पता था कि जो वो गन्स हुआ करते थे छोटे छोटे बॉर्डर पे, LC-70 वगैरह या S-400, एक पेंट करके लिए छोटा सा गन, पहले मतलब मैनुअल था, वो खुद बैठ के चलाना होता था, फिर उसे AI लगा के ऑटोमेट करके सब कुछ सेटिंग कर दिया कि भाई अब तुम डिसाइड करो और मारो। इंटीग्रेट कर दिया, हमारा इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम इंटीग्रेटेड है। वो जरूरत पड़ता है जैसे जो थ्रेट आ रहा है उसके अकॉर्डिंग एनालाइज करता है, उसके अकॉर्डिंग कौन सा वाला हमारा जो इक्विपमेंट है या जो भी गन्स हैं वो कौन सा वाला चलेगा, कितना अमाउंट ऑफ एम्यूनिशन जाना चाहिए, हर चीज का ध्यान रखा जाता है ब्रो। तो तुझे लगता है रफाल निकाल के परेड कर देंगे? हैं? आज आ रहे मोदी जी शायद, तो आज वाली बातें और मजेदार होगी। मोदी जी आएंगे थोड़े दिन, थोड़ा पहले स्टार्टिंग में तो होगा कि क्या क्या किया नहीं किया देश के लिए, उसके बाद थोड़ा धूमधड़ाका ऑर्केस्ट्रा चालू होगा, देखने वाली होगी। ये तो जब तक ये सेशन चल रहा है इंपॉर्टेंट है और इस पे बात होनी चाहिए, क्योंकि देश में क्लियरिटी नहीं रहेगी तो लोग कुछ भी बोलेंगे। जिस तरह से लोग अभी भी कुछ भी बोल रहे हैं, चमचा जो भी इनके पिट्ठू हैं जो पैसे लेके काम करते हैं, वो सारे कुछ भी बोल ही रहे हैं। अभी भी चर्चा होनी चाहिए, हाउस में होनी चाहिए, ताकि विपक्ष भी अपने आपको लगे विपक्ष को कि हाँ उन्होंने जितने क्वेश्चंस पूछे हैं उसके जवाब दिए गए हैं। और इस पे जो भी कंक्लूजन आएगा, जो सेशन के एंड में आएगा, ऐसा सेशन के एंड में कुछ और भी सरप्राइजेस हो सकते हैं, जैसा कि अनुमानित है। अब देखते हैं होता है कि नहीं होता है। अभी तक के तो इनको मजा आ रहा है कि अरे ऑपरेशन सिंदूर ये वो खूब मजा आ रहा है, कल इन्होंने बहुत कांड किया, मतलब हंगामा किया है। तो एनीवे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और हम कोशिश कर रहे हैं लाइव आने की, और जल्दी ही अब लाइव ही करेंगे, क्योंकि अभी रिकॉर्ड करना होता है वीडियो, फिर हम एडिट करते हैं, अपलोड करते हैं, और फिर अब तक पहुंचते हैं। तो हम कोशिश करेंगे पूरा एक लाइव ही करने का, और लाइव जब होने लगेगा तो फिर हमें ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लाइव ही कोशिश करेंगे, जो चीज़ आपको दिखाई जा रही है एज इट इज वो वीडियो बन जाए, ठीक है। तो फिर से लाइक कीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और सपोर्ट कीजिए यार, हमें सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं। प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि लोगों तक पहुँचे, और मिलते रहिए यहीं पे। फिर से अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार।